कृष्ण किरण की कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपका यह सहयोग अमूल्य है। कहानी आगे। गोपाल भांड़ की कहानियां। बांग्ला कहानी। प्राचीन काल में बंगाल में एक राज्य था कृष्णनगर। इस राज्य के लोग शांति प्रिय थे। कला संस्कृति के प्रति इस राज्य के लोगों का गहरा लगाव था। कृष्णनगर पर ऐसे तो अनेक शासकों ने राज्य किया, किंतु जो प्रसिद्धि राजा कृष्णचंद्र राय ने पाई, उसकी अन्य किसी से तुलना नहीं की जा सकती। राजा कृष्णचंद्र राय सहृदय प्रजापालक, हास परिहास में रुचि लेने वाले न्यायप्रिय शासक थे। उनके शासनकाल में कृष्णनगर की प्रजा हर तरह से सुखी थी, क्योंकि राजा कृष्णचंद्र राय प्रजा के दुख से दुखी, प्रजा के सुख से सुखी होते थे। इस संग्रह की कहानी गोपाल ने दी महाराज को सीख इस किंवदंती की पुष्टि करती है। भविष्यवाणी कहानी। गोपाल भांड़। गोपाल भांड़ बचपन से ही प्रखर बुद्धि का था। साहस और पराक्रम की उसमें कमी नहीं थी। दीन दुखियों को देखकर द्रवित हो जाना और उसकी सहायता के लिए तत्पर हो जाना उसका स्वभाव था। एक बार गोपाल को उसकी मां मेला घुमाने के लिए ले गई। गोपाल गांव से पहली बार बाहर निकला था। उसे अनेक ऐसी चीजें देखने को मिली जिन्हें उसने पहले कभी देखा नहीं था। उसने पहली बार शहर की चौड़ी सड़कें देखीं। कई सड़कें ऐसी थीं जिन पर ईंट और पत्थर के चौकोर टुकड़े बिछाए गए थे। धूप में ये सड़कें तप सी जातीं। गोपाल भांड़ और उसकी मां नंगे पांव थे। ऐसे भी उस जमाने में जूते जमींदार, साहूकार, राजा महाराजा आदि ही पहनते थे। गोपाल का मन चिकनी सड़क पर सरपट भागने को हो रहा था, मगर धूप के कारण तपती सड़क पर पांव रखने पर उसके तलवे जलते से महसूस होते। गोपाल की बेचैनी और उसकी हसरत दोनों को उसकी मां समझ रही थी। अपना आंचल गोपाल के सिर पर रखते हुए उसने बहुत प्यार से उससे कहा, बेटा, सड़क के दोनों किनारों को देखो, कितने अच्छे साएदार पेड़ लगे हैं। ये पेड़ इसलिए ही लगाए गए हैं कि इस सड़क से गुजरने वाले पैदल यात्रियों को इन पेड़ों की छाया मिल सके। तुम सड़क के बीच में चल रहे हो, जिसके कारण तुम्हारे पैर में जलन हो रही है। किनारे किनारे चलो जहां कच्ची मिट्टी वाली राह है। ये कच्ची मिट्टी वाली राह ही पैदल चलने वालों के लिए है। नहीं मां, मैं थोड़ी देर इस सड़क पर और चलूंगा, गोपाल बाल सुलभ जिद में मचलकर बोला। असल में पहली बार गांव से बाहर आने के कारण वह एक अजीब से उमंग का अनुभव कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद उसे पीछे से हटो हटो की आवाज सुनाई दी। उसकी मां ने उसका हाथ पकड़कर झटके से उसे पक्की सड़क से कच्ची सड़क पर खींच लिया। गोपाल ने आश्चर्य से पक्की सड़क की ओर देखा, जिस पर अभी चार कहार एक खुली पालकी में एक मोटे से आदमी को बैठाए तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए चले जा रहे थे। चारों हाँफ रहे थे और पसीने से तरबतर हो रहे थे। उन्हें देखकर गोपाल ने आश्चर्य से अपनी मां से पूछा, यह क्या है मां? मां ने उसे बताया, गोपाल, यह पालकी है। पालकी में कोई पैसे वाला आदमी ही बैठता है, जैसे जमींदार, साहूकार आदि। छी, कितने गंदे होते हैं ये जमींदार साहूकार। आदमी की सवारी करते हैं और कहते हैं कि पालकी पर सवार है। गोपाल ने तपाक से कहा। उसकी मां अपने बेटे की बात सुनकर दंग रह गई और इधर उधर देखने लगी कि कहीं किसी ने उसकी बातें सुन तो न लीं। चुप रह गोपाल, ऐसे नहीं बोलते। जो लोग पालकी उठाए हुए हैं, वे मुफ्त में थोड़े ही न पालकी उठाकर दौड़ रहे हैं। इन्हें इस काम के लिए मेहनताना भी तो मिलेगा। यही इनकी आजीविका का साधन है। यही इनका काम है, मां ने गोपाल को समझाया। मगर गोपाल को मां की बात से कोई संतुष्टि नहीं हुई। उसने फिर कहा, लेकिन मां, ये कुछ और भी तो कर सकते थे, यदि आदमी को जानवर की तरह इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति न होती। चुप रह, मां ने गोपाल को झिड़क दिया। 1.5 बिता का है, अभी से इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। गोपाल रुआसा होकर चुप हो गया।
मगर उसके भावुक मन में 4 आदमियों के कंधे पर सवार मोटे इंसान की छवि बार बार कौंध रही थी। कैसी विडंबना है। आदमी ही आदमी की सवारी कर रहा है। आदमी के आगे आदमी ही विवश है। उफ, ऐसा क्यों है? माँ से पूछूं तो वह डांटेंगी। बहुत देर तक गोपाल इसी उधेड़ बुन में लगा रहा और माँ के साथ चुपचाप चलता रहा। उसके दिमाग में बातें आ जा रही थीं। अरे, वह मोटा जो पालकी में बैठा था खुद 4 के बराबर रहा होगा। उसे धोने वाले मजदूर तो बेचारे दुबले पतले थे, पसीने से नहाए हांफते कांपते बढ़े जा रहे थे। उनकी यह हालत क्या उस मोटे को दिखाई नहीं दे रही थी? गोपाल के बाल मन में इस तरह के भाव आ जा रहे थे। मां के साथ चलता गोपाल देर तक इसी बिंदु पर सोचता रहा और स्वगत ढंग से खुद को समझाया कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसमें आदमी की सवारी आदमी नहीं करेगा। यह विचार आते ही गोपाल आश्वस्त सा हो गया और फिर शहर के मंजर में उसका मन रमने लगा। शहर करीब आने पर इस पक्की सड़क से इक्का दुक्का घुड़सवार भी गुजरते दिखे। उन्हें देखकर गोपाल को बहुत आनंद आता और मन ही मन सोचता कि वह जब बड़ा हो जाएगा तो वह भी घोड़े पर बैठेगा। लाल नहीं, सफेद घोड़े पर। सफेद घोड़ा कितना अच्छा लगता है। एक बार रामदीन की बहन की शादी में गांव में भी तो आया था सफेद घोड़ा। नहीं, घोड़ा नहीं, सफेद घोड़ी, जिस पर दूल्हा सवार था। अचानक गोपाल ने मां से पूछा, मां, मेले में घोड़ा भी होगा ना? हाँ बेटा, घोड़ा भी होगा और हाथी भी, गाय और बैल भी, कबूतर, तोता, मैना भी, उसकी मां ने उसे लाड़ में डूबी आवाज में कहा। दरअसल गोपाल को झिड़कने के बाद से वह भी अफसोस कर रही थी कि बेकार डांट दिया बच्चे को। ठीक ही तो कह रहा था, मगर न डांटती तो ऐसी बात करने की उसे आदत पड़ जाती। जमाना खराब है, कहीं किसी बड़े आदमी के कान में उसकी बातें पड़ जाए तो। राम न करे कि कभी ऐसा हो। ये बड़े लोग होते बड़े अजीब हैं। चिकनी चुपड़ी बतियाएंगे मगर इनकी भरिकुटी तंते देर नहीं लगती। जब तक बेगाड़ करते रहो तब तक मेहरबान दिखेंगे। काम निकल जाए तब फिर तू कौन और मैं कौन पहचानने तक से कर देते हैं इनकार। बड़े तोताश्म होते हैं ये बड़े लोग, चाहे जमींदार हों चाहे साहूकार। देर तक यही सब सोचती चलती रही थी गोपाल की मां। जब गोपाल ने उससे सवाल किया तो उसकी तंद्रा टूटी। शाम होने के पहले ही दोनों मां बेटे मेला स्थल तक पहुंच गए। गोपाल की मां ने एक छायादार वृक्ष के नीचे चादर बिछा ली और गोपाल से कहा, आ बेटा, थोड़ा सुस्ता ले, फिर चलेंगे मेला देखने। गोपाल चादर पर बैठ गया। उसने मां को देखा, वह थकी सी लग रही थी। उसने मां से कहा, मां, तू जरा पैर फैला ले, मैं दाब देता हूं, तुम्हारा पैर थक गया होगा। बाप रे, हम लोग सुबह से पैदल चल रहे हैं ना। गोपाल की मां को अपने बेटे पर बहुत प्यार आया और उसने गोपाल को अपनी गोद में समेट लिया। गोपाल थका हुआ था। मां की गोद में आने और सहलाए जाने से उसे नींद आने लगी और वह मां की गोद में ही सो गया। गोपाल की मां भी थकान मिटाने के लिए बेटे को गोद में चिपकाए वहीं लेट गई। थोड़ी ही देर में उसे भी नींद आ गई। एक अजीब से शोर के कारण उन दोनों की नींद खुल गई। शोर का कारण समझने के लिए गोपाल की मां ने सड़क के दोनों ओर देखा। मेला जाने की राह में उसे एक हाथी जाता हुआ दिखा। हाथी पर एक मोटा आदमी बैठा हुआ था। हाथी के पीछे ग्रामीण बच्चों की भीड़ तालियां बजाते हुए चल रही थी। जब कभी भी हाथी अपने सूंड हिलाता या सूंड से कोई हरकत करता तो बच्चे शोर मचाने लगते। बच्चों के मुंह से हर्षातिरेक में निकलने वाली आवाजों से पैदा हुए शोर के कारण ही उनकी नींद खुली थी। गोपाल ने भी हाथी की ओर देखा मगर उनींदा होने के कारण उसमें उसने कोई रुचि नहीं ली। अपनी मां की गोद में सिर रखकर फिर लेट गया। गोपाल की मां उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने बहुत प्यार से गोपाल से पूछा, बेटा, रोटी खाएगा? एक रोटी खा ले, भूख लगी होगी तुझे। भूख लगी है ना? हाँ मां, गोपाल ने कहा।
गोपाल की मां ने झोले से एक मसालेदार रोटी निकालकर गोपाल के हाथों में थमा दी और एक रोटी लेकर खुद भी खाने लगी। रोटी खा चुकने के बाद गोपाल ने कहा, मां, पानी। गोपाल की मां ने कहा, चल बेटा, अब रास्ते में कहीं पानी मिल जाएगा। इतना बड़ा मेला है तो वहां प्याऊ तो होगा ही, रास्ते में न मिला तो मेले में मिल ही जाएगा। मेला का नाम सुनते ही गोपाल में फिर बाल सुलभ उत्सुकता पैदा हो गई। वह प्यास भूल गया और मां के साथ मेले की ओर बढ़ने लगा। मेला पहुंचकर उसकी मां ने गोपाल को झूले पर बैठा दिया और देर तक उसने झूले का मजा लिया। फिर वे दोनों मेले में आए पशुओं को देखने गए। मेले में गोपाल ने पहली बार ऊंट देखा। मां ने उसे बताया कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। दरअसल रेगिस्तान बहुत विस्तृत बलुआ मैदान होता है। दूर तक बालू ही बालू, जिधर नजर दौड़ाओ उधर बालू। इस मैदान में अन्य जानवरों का चलना मुश्किल होता है, मगर ऊंट की पतली और लंबी टांगें इस रेगिस्तान में आराम से चलती हैं। दूसरी विशेषता ऊंट की यह भी होती है कि वह कई कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, क्योंकि ऊंट के पेट में एक थैली होती है जिसमें ऊंट अपनी जरूरत के लिए पानी सुरक्षित रख लेता है। पानी का नाम सुनते ही गोपाल को अपनी प्यास याद आ गई और वह पानी पीने के लिए मचल उठा। उसकी मां ने पता किया, संयोगवश पशु मेले में ही प्याऊ की व्यवस्था थी। वह उसे लेकर प्याऊ पर गई, खुद भी पानी पिया और गोपाल को भी पानी पिलाया। पानी पी लेने के बाद गोपाल में ताजगी आ गई और वह प्रसन्नचित होकर मेले का आनंद उठाने लगा। एक स्थान पर उसने देखा, थोड़ी भीड़ सी लगी है। उसने अपनी मां से उस ओर चलने को कहा। भीड़ के निकट पहुंचने पर उसने देखा, एक मोटा आदमी एक हाथी पर सवार है और वह हाथी लकड़ी के भारी टुकड़ों को सूंड से उठाकर एक स्थान विशेष तक पहुंचा रहा है। भीड़ के लोग हाथी के काम को विस्मय के भाव से देख रहे थे। तभी किसी ने कहा, जरा मोटे को तो देखो। अभी वह कुछ आगे बोलता कि बगल में खड़े गोपाल ने तंज किया, ऊपर वाले मोटे को या नीचे वाले मोटे को। भीड़ ने बच्चे के मुंह से निकली यह बात सुनी तो सबके सब हंस पड़े, लेकिन गोपाल की मां की भ्रिकुटियां तन गईं। आवेश में उसका हाथ उठा और गोपाल के गाल पर चट से एक तमाचा पड़ गया होता, मगर एक व्यक्ति ने गोपाल की मां का हाथ पकड़ लिया। नहीं बहन, नहीं, इस मासूम को मत मारो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे इस बच्चे में ईश्वर ने कैसी ऊर्जा भर दी है। मैं ज्योतिष शास्त्र का जानकार हूं, तुम्हें बताता हूं। याद रखना, यह बच्चा राजा से भी समानता का व्यवहार करेगा। न किसी को बड़ा मानेगा, न छोटा। इसकी बुद्धिमत्ता की सभी सराहना करेंगे। शत्रु को भी मित्र बनाने की कला में यह माहिर होगा। कटु सत्य बोलकर भी ये किसी को अप्रसन्न और खिन्न नहीं होने देगा। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं और सदियों सहस्राब्दियों तक याद किए जाते हैं। गोपाल की मां का क्रोध एक बारगी शांत हो गया। उसने गोपाल को प्यार से चिपका लिया। मेले का भरपूर आनंद उठाने के बाद वे दोनों अपने घर की ओर चल पड़े। गुण का महत्व। कहानी। गोपाल भांड़। राजा कृष्णदेव का दरबार मनोरंजक तथा विद्वत्तापूर्ण चर्चाओं के लिए प्रसिद्ध था। महाराज अपने खाली समय में तरह तरह की बातें कर अपने दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन महाराज कृष्णदेव अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने यूं ही दरबारियों से पूछ लिया, सबसे बड़ा पत्ता किसका होता है? दरबारियों ने तरह तरह की अटकलें लगानी शुरू कर दी। किसी ने अरबी के पत्ते को बड़ा बताया तो किसी ने धाक के पत्ते को, किसी ने केले के पत्ते को बड़ा कहा तो किसी ने मान कच्चू के पत्ते को सभी वनस्पतियों में सबसे बड़ा पत्ता बताया। दरबार में तरह तरह की राय आने लगी, मगर गोपाल भांड़ अपने आसन पर चुपचाप बैठा रहा। महाराज कृष्णदेव ने उसे चुप देखकर कहा, गोपाल, क्या बात है, तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम भी तो कुछ बताओ। तब गोपाल ने कहा, महाराज, मेरे दरबारी मित्रों ने अब तक जो कुछ भी बताया उससे मैं सहमत नहीं हूँ। महाराज ने पूछा, फिर तुम ही बताओ,
सबसे बड़ा पत्ता किसका होता है? गोपाल अपने आसन से उठकर महाराज के आसन तक आया और उनसे विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैं कद में आपसे लंबा हूं और तगड़ा भी, है न? महाराज ने कहा, हाँ, सो तो है। गोपाल ने फिर कहा, महाराज, मेरा शरीर आपके शरीर से स्थूल है न? महाराज हंस दिए और कहा, इसमें क्या शक है? इसके बाद गोपाल दरबारियों की तरफ मुड़ गया और पूछा, भाइयों, बताओ, क्या मैं महाराज से बड़ा हूं? दरबारी गोपाल भानड़ के सवाल से हतप्रभ रह गए और सभी ने संवेद स्वर में कहा, नहीं। तब गोपाल भानड़ ने कहा, महाराज, इस समय ये लोग ठीक कह रहे हैं कि मैं आपसे बड़ा नहीं हूं और न हो सकता हूं। महज कद काठी या आकार प्रकार में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता। पत्ते को बड़ा बताने में ये लोग यही भूल कर रहे थे। इन लोगों ने किसी पत्ते को बड़ा बताने में उसके आकार प्रकार, उसकी लंबाई चौड़ाई पर ही ध्यान दिया। किसी ने पत्ते के गुणों पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ा रुकने के बाद गोपाल भानड़ ने फिर कहा, महाराज, मेरी समझ से सबसे बड़ा पत्ता पान का पत्ता है। पान अमीर और गरीब सबके लिए उपलब्ध है। यह औषधि भी है और नैवेद्य भी। देवताओं से लेकर मानव जाति के हर वर्ग में पान किसी न किसी रूप में उपयोगी है। महिलाओं के होठों का श्रृंगार है पान, तो ब्राह्मणों और विद्वज्जनों के मुख शुद्धि का साधन भी। इस तरह गोपाल भानड़ ने पान के विविध गुणों का बखान करते हुए महाराज से कहा, महाराज, बड़ा या छोटा होना व्यक्ति या वस्तु के गुणों पर निर्भर करता है, लंबाई, चौड़ाई या मोटाई पर नहीं। पान में बहुत सारे गुण हैं जो अन्य पत्तों में नहीं, इसलिए मेरी समझ से पान ही सबसे बड़ा पत्ता है। महाराज गोपाल के उत्तर से बहुत खुश हुए। दरबारियों ने भी गोपाल की तर्क बुद्धि की सराहना की। वंशीवादक गोपाल। कहानी। गोपाल भानड़। महाराज कृष्णचंद्र राय के दरबार में स्थान पाने के बाद गोपाल भाट की प्रसिद्धि कृष्णनगर में फैल गई। उससे मिलने के लिए प्रायः तरह तरह के लोग आने लगे। ऐसे लोगों में महत्वाकांक्षी भी होते और जिज्ञासु भी। उसे भी लोगों से मिलना जुलना पसंद था। लोगों से मिलने जुलने से नई जानकारियां उसे मिलती रहती थीं। कभी कभी लोग उसे अपनी कोई समस्या भी बताते और वह उस समस्या का हल उन्हें सुझा देता। इस तरह उसकी प्रसिद्धि कृष्णनगर के बाहर भी पहुंचने लगी। महाराज कृष्णचंद्र तक भी उसकी प्रसिद्धि की चर्चा पहुंची। महाराज ये जानकर प्रसन्न हुए कि उनके दरबार का एक आदमी राज्य के बाहर भी अपने बुद्धि कौशल के कारण जाना जाता है। एक दिन दरबार समाप्त होने के बाद महाराज कृष्णचंद्र ने उससे अपने साथ भ्रमण के लिए चलने को कहा। इनकार का कोई कारण नहीं था। दोनों ही घोड़े पर बैठकर धीरे धीरे घोड़ा दौड़ाते हुए कृष्णनगर के मुख्य मार्गों से गुजरते रहे। महाराज ने अचानक अपना घोड़ा कृष्णनगर से बाहर जाने की राह की ओर घुमा दिया। यह वही सड़क थी जो कृष्णनगर से मुर्शिदाबाद की ओर जाती थी। मुर्शिदाबाद से जुड़ी कई रोचक स्मृतियां महाराज कृष्णचंद्र के मस्तिष्क में थीं और कई अविस्मरणीय स्मृतियां गोपाल भाट के मस्तिष्क में। चलते चलते दोनों कृष्णनगर के सीमांत क्षेत्र में प्रवेश कर गए। यहाँ मनोरम हरियाली थी, खुला वातावरण था, आकर्षक सरोवर था जिसमें कमल पुष्प खिले हुए थे। भीनी भीनी सुगंध के साथ मंथर समीर दोनों के दिलो दिमाग में ताजगी भर रहा था। सरोवर के पास ही एक छोटा सा मंदिर था जहां से वंशी की मधुर ध्वनि उन दोनों तक पहुंच रही थी। महाराज वंशी की धुन को सुनकर चकित रह गए। अरे, ये कैसी स्वप्निल अनुभूति से भर रहा हूं मैं। शायद यही प्रकृति का चमत्कार है। शाम ढल रही है। संपूर्ण आकाश रक्तवर्णी हो उठा है। चिड़ियां चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर लौट रही हैं। डूबते सूरज की रक्तवर्णी किरणों से कमल दल रक्ताब हो रहे हैं, मानो प्रेमी के स्पर्श से किसी गोरी नवयौवना के मुखड़े पर शर्म की लाली दौड़ गई हो। ऐसे में यह वंशी की तान मंत्रमुग्ध से महाराज वहां की प्राकृतिक छटा निहारने में खोए रहे। सूर्यास्त के बाद शाम का रंग बदला। चारों ओर सुरमई अंधेरा फैलने लगा।
गोपाल भांड ने देखा कि यदि महाराज इसी तरह अपनी तन्मयता में डूबे रहे तो रात गहरा जाएगी। इस सुनसान में देर तक रुके रहना उचित नहीं है। जंगल का सिलसिला 1-1.5 मील की दूरी पर आरंभ हो जाएगा। चोर उचचकों और जंगली जानवरों को निशाचर कहा गया है। रात गहराने पर उनकी ताकत बढ़ती है। क्या पता उनमें से कोई इधर का ही रुख कर ले। अभी गोपाल भांड महाराज को वापसी के लिए कहने की सोच ही रहा था कि वंशी की तान एक ऊंचाई तक जाकर समाप्त हो गई। महाराज की तंद्रा टूटी। बोले, ओह, संगीत में कितना रस है। मन श्रांत और बोझल था, इसीलिए भ्रमण के लिए निकला था कि मेरी मानसिक श्रांति समाप्त हो जाए। अच्छा हुआ कि मैं इस ओर आ गया। मेरे राज्य में इतना अच्छा वंशी बजाने वाला कोई है, इस बात का ज्ञान मुझे नहीं था। इधर नहीं आया होता तो यह ज्ञान कदापि नहीं होता। महाराज अभी भी संगीत की स्वर लहरियों में खोए हुए थे। उन्हें रात हो जाना भान कराने के उद्देश्य से तत्क्षण ही गोपाल भांड ने कहा, महाराज, सूरज डूब चुका है और रात गहरा रही है। अभी तो हम लोग कृष्णंग की राह चलें। रास्ते में बात भी होती रहेगी। महाराज की मानो चेतना लौटी। समय का भान हुआ। उन्होंने अपना घोड़ा मोड़ लिया और कृष्णंग की ओर लौट पड़े। महाराज के घोड़े के बगल में गोपाल भांड भी अपना घोड़ा ले आया। महाराज ने उससे कहा, गोपाल, इस सुरम्य वातावरण में मंद मंद समीर के साथ वंशी की सुरीली तान ने मुझे जैसे सम्मोहित कर लिया था। मैं अभी भी संगीत की उन लहरियों से अपनी शिराएं झंकृत होती अनुभव कर रहा हूं। संगीत का ऐसा प्रभाव मैंने कभी नहीं जाना था। हाँ महाराज, गोपाल ने कहा, मैं तो बचपन से ही संगीत प्रेमी रहा हूं। आप जानते हैं महाराज, उस रमणीय स्थल पर गुरु देवहरी ने वह छोटा सा मंदिर बनवा रखा है। वे वहीं रहते हैं और कुछ शिष्यों को संगीत की शिक्षा देते हैं, परंपरागत संगीत की। वे वंशी बजा सकते हैं तो वीणा और सितार भी, तबला, ढोल और मृदंग पर भी उनकी उंगलियां जादू का सा प्रभाव पैदा करती हैं। अरे, तुम पहले से इस स्थान के बारे में जानते हो? महाराज ने विस्मय से पूछा और घोड़े की लगाम खींच ली। घोड़ा हठात रुक गया। गोपाल ने कहा, हाँ महाराज, मैं बचपन से इस स्थान को जानता हूँ, मगर आपने घोड़ा क्यों रोक लिया? चलते रहिए, रात गहरा चुकी है और महल तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। महाराज ने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा फिर मंद गति से चलने लगा। तो तुम बचपन से इस स्थान के बारे में जानते हो, मगर तुमने कभी मुझे बताया ही नहीं। कहानी समाप्त हुई। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।